हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागम एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का ये चैप्टर 4 है, मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मुग़ल कौन थे और वह कैसे भारत के अंदर आए और किस तरीके से आकर उन्होंने यहाँ पर आकर क्या करा, राजधानी वगैरह बनाई। देखो ये लाल किले का चित्र है, शाहजहाँ द्वारा लाल किले का निर्माण कराया गया था। अब मुग़ल कौन थे? मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित चीज़ें थी। मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित है। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल बादशाह 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज पर अधिकार प्राप्त करा तो उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा जो थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1540 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ये मुग़लों की सेना दिखा रखी है। देखो ये दिखा रखा है, ये पूरा मैप है जिसमें काबुल हो गया, कंधार, लोहार, पंजाब, ये सब चीज़ें देखे अकबर का शासनकाल है। अब आता है उत्तराधिकारियों की मुग़ल परंपरा। मुग़ल क्या थे? जो ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़े पुत्र थे, ठीक है, के नियम पे विश्वास नहीं करते थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, मतलब जो बड़ा होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में मंगोल और तैमूर वंश की प्रथा को अपना करते थे, जिनमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त उत्तरों में कर दिया जाता था। ठीक है, अब आता है मंगोलों के अन्य सदस्य, मतलब कैसे संबंध थे वो हम पढ़ेंगे। मंगोलों ने अपने शासन के विरुद्ध लगातार अभियान करा, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया। तब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो उन्हें कई शासकों ने स्वयं सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त करे, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी करा। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मंगोलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते, परंतु जब वे हार गए तो मुग़लों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उनकी जागीर रूप में वापस कर दिए। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाया गया संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब आता मनसबदार या जागीरदार क्या होते हैं। जैसे जैसे राज्यों में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना चालू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की, ईरानी, लेकिन अब इसी छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासन वर्गों में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफ़गान, राजपूत, मराठा और अन्य समूह को भी सम्मिलित कर लिया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाही मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हो। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई एक प्रथा थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी बढ़ जाता था। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारियों को सौंपे जाते थे और उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और उन्हें सैनिकों के घोड़ों को दागते थे। मतलब घोड़े को दागने की प्रथा थी ताकि पता लगे भाई हमारे राज्य का ही घोड़ा है।
ऐसे सैनिकों का पंजीकरण होता था और इन कार्रवाइयों के बाद वे उन्हें सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इत्तिकाओं के समान थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उन्हें पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वह राजस्व उनके नौकर एकत्रित करते थे, परंतु वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में जिन जागीरों का सावधानीपूर्वक आलेखन करा गया था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो जाए। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। इसी कारण उन्हें जहांगीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सब कारणों से जहांगीरों की संख्या में कमी आ गई। फलस्वरूप कई जमींदार जहांगीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे अपना जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रखा पाया। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब आता है जब्त और जमींदार कौन थे। देखो, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज। वह किसानों से क्या राजस्व लगाया करते, टैक्स लगाया करते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान, ग्रामीण, कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के मध्य से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थताओं के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग किया करते। अकबर के राजमंत्री यानी कि जिसके खजाना वगैरह का नियंत्रण होता था, टोटल मान लें 10 साल यानी 1570 से 1580 की काल वृद्धि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि पर सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करा, एनालिसिस करा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी टैक्स निर्धारित किया जाता था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा जाता था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची होती थी। राजस्व प्राप्त करने की इस प्रथा को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर चलती थी जहां पर मुगल प्रशासन अधिकारी भूमि पर निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक इसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, देखो ये दिखा रहे हैं कि चित्र क्या दिखा रहा है कि किस तरीके से मारकर क्या टैक्स वसूला किया जा रहा है किसानों से। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली होते थे, मुगल प्रशासन द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल प्रशासन के नेतृत्व को चुनौती दी थी। अब देखो क्या है अकबरनामा। अकबरनामा को किसके द्वारा? अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया। अकबर ने अपने करीब मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश दिया था कि वह शासन का इतिहास लिखे। अब्दुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान करा गया, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण करा गया और तीसरी जिल्द आईना अकबरी थी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सैन्य, राजस्व और भूगोल के साम्राज्य का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति के बारे में मिलता है। आईना अकबरी का सबसे रोचक आयाम यही है कि यहाँ पर चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूर और राजस्व का विवरण देखने को मिलता है। देखो ये चित्र है, ये अब्दुल फजल द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब्दुल फजल ने जो अकबरनामा दिया है, अब्दुल फजल से अकबरनामा लेते हुए ये अकबर दिखा रखे हैं। ठीक है, नीचे अब्दुल फजल बैठे हुए और ऊपर कौन? अकबर बैठे हुए और ये इनको क्या सौंपते हुए दिखा रखे। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी प्रकार से देखो, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह करा और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए। देखो ये चांदी के सिक्के दिखा रखा है, चांदी के सिक्के जारी करे, जिसमें एक और स्वयं के खिताब को दर्शाया गया और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां के नाम से दिखाया गया। बाईं और दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चकोर मोहरें होती थी। उदित और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के
अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे विभवशाली बन गई। हम कामना करते कि नूरजहां पद्मा शाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बनी रहे। मतलब ये दिखा रखा है कि किस तरीके से जहांगीर और नूरजहां का विवाह हुआ और किस तरीके से उनको खिताब दिया गया। ठीक है, अब आता है सुलह कुल की नीति का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बच्चों आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, सुलह कुल की नीति MCQ में पूछता है। वैसे अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने क्या करा है, अच्छी तरह का आचरण करा। सुलह कुल की नीति का मतलब क्या है कि झगड़े इत्यादि ना कर कर आपसी संबंधों के जरिए, शादी विवाह के जरिए क्या करना, शासन करना, सुलह कुल की नीति कहलाती है। ठीक है, समझ गए। अब आता है 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में देखने को मिलता है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता के को देखकर क्या विस्मित रह गए। सामाजिक असमानता साफ स्पष्ट दिखती है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको ऊंचे पद प्राप्त थे कुल 8000 में से 445 थे। कुछ मनसबदारों की संख्या छोटी संख्या यानी 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके परिवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तु पर लगा देते थे। इस खर्चों से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तु और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इनमें से जो गरीब थे मुश्किल से अपना पेट पाल पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के अत्यधिक संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे। इसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जब मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर जाने लगी, वैसे वे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित करे, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण कराया, यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वयं के रूप में मान्यता देते रहे। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बन गए थे। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या मुगल प्रशासन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मनसादारी क्या है, ठीक है, ये सब मैचिंग आप बच्चों कर लेना। आइना अकबरी क्या है, सुलह कुल की नीति क्या है, मुगल प्रशासन क्या है, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये पुरानी बुक थी, हो सकता है नई बुक के अंदर ये चैप्टर कट गया हो या फिर आगे पीछे कर दिया हो गया हो, तो बच्चों देख लेना। और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें वो सब भी देख लेना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो वीडियो को ना बार बार सुनो, आप वीडियो को बार बार सुनोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या याद हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चनों को बनाना सीखो, रटो मत। SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ सुन के ही बना के लिख दोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।